रतन टाटा वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सम्मानित उद्योगपतियों में से एक थे, जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, यहाँ तक कि सॉल्ट तक, आप लगभग हर दिन टाटा का उत्पादित प्रोडक्ट को यूज करते हो और इसलिए ही आज टाटा भारत का सबसे बड़ा समूह है। एनुअल रेवेन्यू और प्रॉफिट के साथ साथ मार्केट कैप के मामले में भी टाटा बहुत आगे रहा है। साल 1991 से लेकर 2012 तक रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ गया था और उनका प्रॉफिट 50 गुना बढ़ गया था। आज के दिन टाटा ग्रुप 6 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ भारत में चौथा सबसे बड़ा नियोक्ता है। अब आप सोचोगे कि इतने बड़े ग्रुप का चेयरमैन निश्चित रूप से भारत का सबसे अमीर आदमी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रतन टाटा बहुत सारे पैसे को डोनेट कर देते थे। टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का 66% हिस्सा दान में दिया जाता था और अभी तक टाटा ग्रुप ने अल्कोहल या टोबैको में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो में हम रतन टाटा के बारे में बात करेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1973 को नवल टाटा और सोनू टाटा के घर हुआ था। उनका एक भाई जिमी और एक सौतेला भाई नोएल टाटा है। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के चैंपियन स्कूल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई थी। उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया। रतन टाटा ने साल 1962 में टाटा सन्स को ज्वाइन किया, जहां पर उन्होंने फ्लोर पर काम किया। ये एक डिफिकल्ट काम था, लेकिन इस काम की वजह से रतन टाटा को फैमिली बिजनेस का अनुभव और समझ प्राप्त हुई। साल 1971 में रतन टाटा को नेल्को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर बनाया गया। इस टाइम पर नेल्को कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रही थी। इस समय पर रतन टाटा ने एक बेहतर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन आर्थिक मंदी और यूनियन इश्यू के मुद्दे सफल साबित नहीं हुए। साल 1977 में रतन टाटा को एक और टाटा ग्रुप की स्ट्रगलिंग यूनिट एक्सप्रेस मिल्स में ट्रांसफर किया गया। उन्होंने सबके साथ मिलकर मिल्स के रिवाइवल के लिए योजना बनाई, लेकिन कंपनी के अन्य अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया और मिल बंद हो गई और रतन टाटा को एक बार फिर टाटा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर किया गया। साल 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन अपॉइंट किया। टाटा समूह के शीर्ष पर रहते हुए रतन टाटा ने संगठन की समग्र स्थिति में सफलतापूर्वक सुधार किया और बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने में भी कामयाब रहे। इस समय के दौरान रतन टाटा प्रधानमंत्री की काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदस्य भी थे। इसके अलावा रतन टाटा भारत के एड्स इंस्टीट्यूट प्रोग्राम के एक्टिव मेंबर भी थे। इसके अलावा रतन टाटा मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड, JP मॉर्गन चेस एंड द अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप के भी सदस्य रह चुके हैं। दिसंबर 2012 में अपने 75th बर्थडे पर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद से रिजाइन किया था। रतन टाटा के रिजाइन के बाद सापुरजी पल्लोनजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। रिटायरमेंट के बाद भी रतन टाटा कभी रुके नहीं। वो रिटायरमेंट के बाद भी प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर में इन्वेस्ट करते रहते थे। रतन टाटा एक समर्पित परोपकारी व्यक्ति थे और देश के विभिन्न दान कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। रतन टाटा को बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, जैसे कि साल 2000 में पद्म भूषण फॉर 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा साल 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड फॉर द 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड है जो रतन टाटा को मिले हुए हैं। रतन टाटा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो अनमैरिड थे। वो लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल को अपनाते थे। मुंबई में उनका एक छोटा सा घर था और वो टाटा की सेडान कार चलाते थे। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा की हालत खराब होने की वजह से उनको मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उसी रात को करीब 11:30 बजे रतन टाटा की उसी हॉस्पिटल में 86 साल की एज में मौत हो जाती है।